सिंधिया से टक्कर लेंगे जयवर्धन। ग्वालियर चंबल में लगा रहे मन। जयवर्धन की सक्रियता ने दिए संकेत। युवराज का महाराज बनना तय। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में एंट्री ली है, तब से ही ये सवाल खड़ा हो रहा है कि ग्वालियर और चंबल की राजनीति में सिंधिया के बदले कांग्रेस में कौन? क्या पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह कांग्रेस का नया चेहरा हो सकते हैं? क्योंकि जयवर्धन के बयान ने ही इन संभावनाओं को बल दिया है। देखिए, अगर हम देखें तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कांग्रेस के पास नेताओं की कोई कमी नहीं है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं जरूर ग्वालियर संभाग का ही एक सदस्य निवासी हूँ और जहाँ मेरी आवश्यकता होगी मैं जी जान से हाजिर रहूँगा कांग्रेस पार्टी के लिए और हर एक कार्यकर्ता के लिए, जनता के लिए। भले जयवर्धन ने सिंधिया के विकल्प का सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस में नई भूमिका को लेकर इनकार भी नहीं किया है। जयवर्धन के दौरे की बात करें तो बुधवार को दिल्ली से पहले वो मुरैना आए, फिर ग्वालियर और उसके बाद शिवपुरी गए। जयवर्धन को और कमान क्या सोच रहे हो आप? जमीन आसमान का अंतर है। क्या कर रहे हो तुलना? जयवर्धन को और कमान क्या सोच रहे हो आप? जमीन आसमान का अंतर है। जो जयवर्धन सिंह जी की स्वीकार्यता है, जो मुझे लगता है कि युवाओं में उनका आकर्षण है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें नेतृत्व के सारे गुण हैं। तो ऐसे व्यक्ति को युवा भी हैं साथ में, और युवा की आवश्यकता भी है बिल्कुल निश्चित रूप से। और कम से कम जिस प्रकार से उनके गांव-गांव तक पारिवारिक संबंध हैं, उससे निश्चित रूप से कांग्रेस को लाभ मिलेगा और हम तो स्वागत करते हैं कि वो इस क्षेत्र का नेतृत्व करें। ग्वालियर चंबल अंचल में विधानसभा की कुल 34 सीटें हैं। उपचुनाव के बाद कांग्रेस के पास 17 सीटें, 16 सीटें बीजेपी के पास और 1 सीट पर बीएसपी काबिज है। जानकारों की माने तो दिग्विजय के बेटे जयवर्धन को पिता से राजनीतिक विरासत में मिली है। उनकी स्वीकार्यता उन नेताओं के बीच बेहद सहज है जो उनके पिता के समर्थक हैं। उन्हें अगर ग्वालियर चंबल अंचल की कमान मिलती है तो वो आसानी से पार्टी के उन सभी नेताओं को ग्वालियर चंबल में एकजुट कर सकते हैं जो सिंधिया के जाने के बाद से हाशिए पर हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है महाराज के बदले युवराज। बड़ा सवाल है ये। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की या राष्ट्रीय राजनीति की, तो राजघरानों से आने वाले चेहरे राजनीति में चर्चित भी रहे हैं और सफलता का पर्याय भी बने हैं। इसके पीछे जो भी वजह हो कि लोग उन्हें पसंद करते हैं, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी। फ़र्क इतना है कि आज़ादी के पहले परंपरा से उन्हें पद मिलते रहे हैं और आज़ादी के बाद जनता उन्हें चुनती रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी ऐसे कई चेहरे हैं और कांग्रेस और बीजेपी दोनों की राजनीति में। लेकिन अभी जो आज का हमारा मुद्दा है वो ये है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बीजेपी में जाने के बाद ग्वालियर चंबल में जयवर्धन सिंह युवा नेता जो युवराज हैं, क्या वो एक चेहरा हो सकते हैं और वो महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबिल वहां खड़े करने की कांग्रेस की किसी रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं? बड़े सवाल हैं। आज इसी पर बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता अब्बास हफीज साहब, उनका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आशीष अग्रवाल जी हैं हमारे साथ ग्वालियर से, बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता, उनका बहुत स्वागत है। और साथ ही डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी ग्वालियर से। तो दो हमारे साथ जो मेहमान हैं वो उसी रीजन से हैं जिस रीजन की बात हम कर रहे हैं और जहाँ के दो महत्वपूर्ण नेताओं की बात हो रही है। दोनों ही, हालांकि सिंधिया जी अब ये कहते हैं कि अब भी मेरे साथ युवा जोड़ेंगे आप, मैं 50s में पहुँच चुका हूँ, लेकिन जयवर्धन जी के साथ तो बेहिचक जोड़ा जा सकता है और सिंधिया जी को भी उससे कोई ऐतराज़ नहीं होगा क्योंकि वो अभी अर्ली 40s में होंगे, ऐसा हम मानते हैं। तो युवा नेता का टैग उनके साथ तो ज़रूर लग सकता है। डॉक्टर सत्य प्रकाश, पहली टिप्पणी आपकी, क्या ये एक ग्लैमर ऐड करता है राजनीति में राजघरानों के प्रतिनिधि का, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक रही हों, मैं बात कर रहा हूँ विजय राजे सिंधिया जी की, फिर उनके पुत्र माधवराव जी का आरंभ में पहला चुनाव जरूर उसी विचारधारा से लड़ना, लेकिन फिर कांग्रेस में प्रवेश, फिर ज्योतिरादित्य जी का लंबा समय कांग्रेस और अब बीजेपी, और जयवर्धन जी की जिस तरह की भूमिका और जो सवाल किया जा रहा है, क्या हमारी ये मानसिकता, हमारी सोच और दृष्टि है ये, या लोगों को भी ये राजनीति, ये सियासत का अंदाज बड़ा पसंद आता है?
जी जी सर जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज बताऊं, यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया या जयवर्धन सिंह, हम्म, इन दोनों में कोई टकरार जैसा कुछ भी नहीं। हम्म, केवल हाँ, एक बात जरूर है कि कांग्रेस में सिंधिया के जाने के बाद से जो चीज खाली हुई है, हम्म, हाँ, उसको रिप्लेस कराने का पार्टी के बड़े लीडर्स का या ग्वालियर चंबल संभाग के लीडर्स का ये सोच है कि एक युवा चेहरा जो सिंधिया को उस मायने में टक्कर दे कि जो कांग्रेस में हुआ करते थे, तो वो चीज हो। ये अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज और है, दोनों में जो चीज कॉमन है वो आप देखिए, दोनों रॉयल फैमिली से हैं, जैसा आपने बोला। दोनों के पीछे राजनीतिक बैकग्राउंड है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीछे माधवराव सिंधिया राजमाता साहब का था और इनके साथ दिग्विजय सिंह जी का है। दोनों में एक बड़ी अच्छी खासियत है कि कंट्रोवर्शियल बयान से दोनों बचते हैं, लेकिन जयवर्धन जी के पिताजी तो कुछ भी बोल जाते हैं, उन्हें तो कभी कोई डर रहता ही नहीं है कि क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन ये चीज जो जयवर्धन में बहुत अच्छी है कि कभी भी आप उनको कंट्रोवर्शियल बयान देते हुए नहीं सुनेंगे। और एक सबसे अच्छी खासियत जो चीज है, जो हाँ, वो ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को एक बड़ा नेतृत्व दे सकते हैं कि एक ही क्षेत्र से है और युवाओं को कनेक्ट करने की क्षमता सिंधिया जी से कमतर नहीं आ सकते। तो यहाँ ये बात सही है कि अब दो चीजें और बचती, देखिए आप। मुझे एक छोटा सा मेरा सप्लीमेंट्री है, ये बताइए कि दिग्विजय सिंह जी जब प्रमुख भूमिका में रहे मध्य प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री और उसके पहले पीसीसी चीफ, तो क्या ग्वालियर चंबल की राजनीति में उनका दबदबा काफ़ी होता था? हालांकि माधवराव सिंधिया जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की उनके बाद मौजूदगी रही है, लेकिन फिर भी क्या दिग्विजय सिंह अपना एक असर रखते रहे उस रीजन की राजनीति में? सवाल किया है, बिल्कुल, वाकई। एक्चुअली क्या है कि जब तक माधवराव सिंधिया जी कांग्रेस में जब से आए और अंत समय तक वो उसी पार्टी से रहे, तब इस पार्टी की एक मर्यादा थी कांग्रेस की कि ग्वालियर चंबल संभाग में होने के बावजूद भी दिग्विजय सिंह के, उन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग में गुना के केवल 2 कॉन्स्टिट्यूंसी, राघुगढ़ और चाचौड़ा को छोड़कर ग्वालियर चंबल संभाग में इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन इंटरनली उन्होंने अपने बड़े बड़े लीडर्स यहां बनाए माधवराव सिंधिया के खिलाफ, जैसा कि गोविंद सिंह है, केपी सिंह है, और उस समय अदल सिंह भी बड़ा। आपने एक बड़ा जवाब दे दिया, बिना जवाब दिया आपने एक बड़ा जवाब दे दिया कि अब जो है ग्वालियर चंबल की राजनीति कांग्रेस के लिए ओपन अप है, क्योंकि पहले माधवराव सिंधिया और बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की मर्यादा का पालन करते हुए गुना और चाचौड़ा छोड़कर बाकी सीट्स पर जो डोमिनेशन होता था वो सिंधिया परिवार का होता था। लेकिन अब ये क्या उसकी तरफ बढ़ेंगे जयवर्धन सिंह और दिग्विजय सिंह जी, ये एक बड़ा सवाल है। मैं लौटूंगा डॉक्टर सत्य प्रकाश इसकी तरफ, पहले एक छोटी टिप्पणी मैं अब्बास हफीज साहब की, फिर आशीष जी की तरफ चलूंगा। जी देखिए शरद जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी की अगर बात की जाए तो वो तो प्रदेश स्तर के और अब राष्ट्रीय स्तर के हमेशा से नेता रहे हैं और पूरा प्रदेश उनसे कनेक्ट करता है। जयवर्धन सिंह जी की बात करें तो युवा ऊर्जा उनके अंदर है, युवा हैं, और आपने 40 समझा था, वो 35 के हैं, 35 साल उनकी आयु है। 35 साल की उम्र में जो वो चार्म रखते हैं, जो वो अट्रैक्शन रखते हैं, वो सबने देखा है। बात हो अगर ग्वालियर चंबल संभाग की, तो वो उनकी कर्म भूमि है, वो संभाग उनका है। दिग्विजय सिंह जी का पूरा प्रदेश के स्तर के ऊपर अगर कोई पकड़ है तो जयवर्धन सिंह जी जिस तरह की मेहनत अपने संभाग के अंदर कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को ताकत देने के लिए, वो सबके सामने है। लेकिन किसकी काट क्या है, हमारे लिए तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सामने है। सिंधिया जी के जो हालात हैं वो भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है और इनके अंदर ही गुटबाजी चल रही है, तो ये अपनी खुद की गुटबाजी से ही कहाँ जाएंगे वो सब देखेंगे आगे। हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो जनता है वो परेशान जनता है, उस जनता की परेशानी को दूर करना है, उसमें हर एक व्यक्ति, हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता अपना योगदान दे रहा है। जयवर्धन सिंह जी को देख लें, विक्रांत भूरिया जी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको देख लें, जीतू पटवारी जी हैं, कुणाल चौधरी जी हैं, कमलेश्वर पटेल जी हैं, प्रियव्रत सिंह जी हैं, हमारे अनेकों युवा नेता जो हैं वो जनता के बीच में हैं, युवाओं के बीच में हैं, और उन सब को देखकर जनता भी समझती है कि हमारी परेशानियां बहुत जल्दी दूर होंगी। जयवर्धन सिंह जी का दौरा चल रहा है उनके खुद के संभाग के अंदर, गुना के आसपास के जो इलाके हैं, तो आने वाले वक्त के अंदर बहुत सारे परिवर्तन जनता के मन में और जनता के सामने हम सब देखेंगे।
और वो जनता जो उत्सुक बैठी हुई है, उधार बैठी है, 2023 के इंतजार में बैठी है, वो अपनी तैयारी भी कर रही है कांग्रेस पार्टी की ताकत को बढ़ाते हुए, ताकि जनता की ताकत बढ़े। तो ये ऐसा कुछ नहीं है किसका चेहरा क्या है, किसकी काट क्या है, किसी की काट कोई नहीं होता और किसी का बदला कोई नहीं होता। लेकिन आज सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है, कांग्रेस पार्टी का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता, सिंधिया जी के जाने के बाद गुटबाजी तो है नहीं हमारी पार्टी के अंदर। जयवर्धन सिंह जी ने ही कहा था, शिवराज गुट, सिंधिया गुट और नाराज गुट भारतीय जनता पार्टी को लेकर। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चीज़ें होंगी, कौन किसकी जगह खड़ा है। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता कांग्रेस पार्टी को ऊर्जा देने के लिए आगे। आशीष जी, सुनी बात आपने और बड़ी मुस्कुराहट के साथ आपने बिना जवाब दिए, एक बड़ी सुंदर मुस्कुराहट खिली थी आपके चेहरे पे। वो मुस्कुराहट का भी राज बता दीजिए और क्या जवाब है अब्बास हफीज साहब को, कांग्रेस को, वो भी बता दीजिए। जी देखिए, मैं आनंद ले रहा था इस अतिशयोक्ति का जी। जयवर्धन सिंह जी के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए मुझे लगता है कि अभी ना कद में ना पद में, और मुख्य बात यह है लोकप्रियता और जनप्रियता में, अभी वो दूर दूर तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नज़दीक भी नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता कि उनमें काबिलियत नहीं है, चूंकि उम्र का एक अंतर है और जितनी तपस्या भी अपने राजनीतिक जीवन में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कर चुके हैं और उसका जो परिणाम और फल जो मिला है वो उनको मिलना अभी शेष है। तो कुछ चीज़ें समय के साथ ही मिलती हैं, तो वो अभी लोकप्रियता और जनप्रियता का अभाव है। अब ये बात तो मैं स्वीकारता हूं कि इस ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कांग्रेस से जाने के बाद सिर्फ एकमात्र नेता है जिसका आधार है, वो है दिग्विजय सिंह। और उसका कारण ये है कि वो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने लोगों को ऑब्लाइज किया है, और ऑब्लिगेशन वाला ही एक जो कल्चर है कांग्रेस में होता है। तो ये जो जितनी भी ये दौरे की जो भीड़ थी जो अभी जयवर्धन सिंह जी ने किया था, वो निश्चित ही सिर्फ एक एलिजिबिलिटी थी उसकी कि वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के पुत्र हैं। मैं दोबारा कहता हूं कि उनमें पूर्णतः क्षमता होंगी, आने वाले 15 सालों में हो सकता है कि वो जन तपस्या करके उस एलिजिबिलिटी को हासिल कर पाएं जब स्वयं उनके नाम पर भीड़ चल के आए, परंतु अभी वो नहीं है। परंतु मुझे ये लगता है कि ये जो एक लड़ाई है, हर कांग्रेसी जो जैसा हम कहते हैं कि 2 लड़ाइयां लड़ता है, एक तो स्वयं अपने संगठन में लड़ता है और एक दूसरे संगठन से लड़ता है। तो पहले जयवर्धन सिंह जी के लिए जो महत्वपूर्ण लड़ाई है वो नकुल नाथ, जीतू पटवारी या और जितने भी नाम अभी मेरे मित्र ने सुझाए, उनमें से कौन आगे निकलेगा इसकी लड़ाई है। वैसे कमलनाथ जी ने भी सबके दरवाजे बंद कर दिए, उन्होंने कल कह दिया था कि अभी कोई आवश्यकता नहीं, अभी तुम चुनाव में ध्यान देंगे। तो जब तक ये कांग्रेस की पुरानी लीडरशिप अपने हथियार नहीं डालती है, इन नए नेताओं का उदय अभी संभव नहीं है। मेरी शुभकामनाएं जयवर्धन सिंह जी को कि वो भविष्य में जाके एक अच्छे विकल्प के रूप में उभरें, एक सकारात्मकता की राजनीति करें, परंतु अभी बहुत इंतजार करना पड़ेगा उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कंपैरिजन के नजदीक आने। हाँ बोलिए। देखिए शरद जी, जो बात कही हमारे मित्र आशीष जी ने, और बहुत ही हमारे बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कद में, इसमें उसमें जयवर्धन सिंह जी, सिंधिया जी के सामने अभी कुछ नहीं है। सिंधिया जी चुनाव हारे हुए व्यक्ति हैं, जयवर्धन सिंह जी ने अपने जीवन में 2 चुनाव लड़े हैं और अच्छे भारी मार्जिन से उन चुनावों को जीता है। जनता की जो कसौटी होती है, पैरामीटर्स होते हैं, उस पर वो खरे उतरे हैं। और चुनावी राजनीति की बात करें तो उनका कद फिर सिंधिया जी से आगे आप बराबर का समझ सकते हैं। तो इस तरह की बातें करना अनुचित है, और हमने देखा किसका क्या कद है, तो कद तो बताएगा आने वाला समय। आपका भी कद बहुत ऊंचा रहेगा और सबका रहेगा, लेकिन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का जो हश्र होने वाला है, क्योंकि जनता नाराज है, जनता की महंगाई की मार जो है इसे कम कर दीजिए, मेरा निवेदन है आपसे। हाँ बोल लीजिए आशीष जी, बोल लीजिए। जी जी जी। देखिए जब अमेठी आपके राजकुमार हार गए हों अपनी परंपरागत सीट, तो मुझे लगता है कि किसी और की हार पर मत जाएं, क्योंकि लोकसभा में तो राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पार्टी का क्या एक लहर चल रही होती है उस पर तय होता है। तो मैं पूछना चाहता हूं अपने मित्र से, क्या राहुल गांधी जी के लिए भी वो यही भावना रखते हैं? बाद बाकी देखिए, अगर तुलनात्मक बातें करेंगे तो मैं कहीं और चला जाऊंगा, आप कहीं और चले जाएंगे और शायद हम इतिहास के पन्नों में डूब जाएंगे। वर्तमान समय में जिन 2 लोगों की बातें हो रही हैं, मैंने उनके कद की अपने बात करी, मैंने आपको कद बता दिया कि एक की आयु 35 साल है, मैं आपको एक बात और बता देता हूं, रुक जाइए ना, मेरी बात पूरी नहीं है। दूसरा आपने कहा कि दिग्विजय सिंह जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़े नेता हैं, तो क्या कह रहे हैं वो, फिर आप जी। अब बात सुनो ना मेरी, अरे मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात आपके देखिए, आपने कहा दिग्विजय सिंह जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो दिग्विजय सिंह जी तो स्वयं कहते हैं कि वो जहां खड़े हो जाते हैं वोट कटते हैं। उमंग सिंगार जो कि ऑफिशियली कांग्रेस के मंत्री थे, उन्होंने कहा था वो ब्लैकमेलर हैं, शराब माफिया हैं, रेत माफिया हैं।
अब आप तय कर लो कि वो बड़े नेता हैं या माफिया या वोट काटने वाले हैं। कुल मिला के आपके जो अंतर्द्वंद है, पहले इन युवा नेताओं को उस अंतर्द्वंद को पूरा करके निकल आने दीजिए, उसके बाद आप तय करना जयवर्धन सिंह को आप किसके सामने खड़ा करोगे। पहले नकुलनाथ के सामने खड़े होंगे, वो जीतू पटवारी के सामने खड़े होंगे, पहले अंदर से ये निपटा के आइए। ये सही नहीं है, आपको आज कुछ और सोचना चाहिए। देखिए, समानांतर बोलने से आप मेरी आवाज दबा लोगे, मेरे तर्क दबा लोगे, मैंने आपके शरद जी का आदेश का पालन करते हुए सुनी आपकी बात, आपने मेरी नहीं सुनी। मेरा अनुरोध रहता है सर, कहाँ हम आदेश देने वाले कहाँ सर। जी सत्य प्रकाश जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये समानांतर बोलना ठीक नहीं है अब्बास जी। जी बड़ा सवाल ये भी है कि कांग्रेस को आज ज़रूरत किसकी है, ये कांग्रेस से बेहतर कौन समझता है। अलग अलग राज्यों से जो स्वर आ रहे हैं और दिल्ली तक पहुंच रहे हैं, और जिस तरह की बात है पंजाब से लेकर पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ तक, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। कंपैरेटिवली ये बड़ा अच्छा है कि मध्य प्रदेश बड़ा शांत है। यहाँ कुछ स्वर जरूर उठते हैं, कभी गोडसे को लेकर, कभी अजय सिंह जी की कोई टिप्पणी हो जाती है, लेकिन उसके बाद सब बड़ी शांति रहती है, क्योंकि यहाँ कमलनाथ निश्चित तौर पर एक ऐसे लीडर हैं जो 2018 में अपनी शक्ति दिखा भी चुके हैं कि साहब मैं सूखा तोड़ सकता हूँ 15 साल का। ये अलग बात है कि वो 1.5 साल की ही सरकार रहती है, लेकिन अब एक सही समय भी है कि कमलनाथ अकेले नैया नहीं खेल सकते हैं। उनको अलग अलग जो कांग्रेस में एक क्षत्रप कल्चर है कि मालवा निमाड़ में कौन, बुंदेलखंड में कौन, और ग्वालियर चंबल में कौन, और बघेलखंड यानी विंध्य रीजन में कौन, तो इस पर अब कांग्रेस को फोकस करके अपने लीडरशिप को आगे बढ़ाना होगा। चाहे वो अरुण यादव खंडवा में माना जा रहा है, टिकट उनका लगभग फाइनल है। अजय सिंह जी की भी रुसियाई रूठापन दूर करके उनको विंध्य भेज देना चाहिए। क्या किस तरह देखते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, एक्चुअली क्या है कि ये बात सत्य है कि आज की डेट में मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ जी सर्वमान्य लीडर हैं पार्टी के अंदर, लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ये पक्की बात है। आपको जो नई अपकमिंग जो लीडरशिप है उसको तो लाना ही पड़ेगा। जब तक पार्टी इन चीजों को नहीं लाएगी तब तक पार्टी 2023 में वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी जो 2023 में कर चुकी है, क्योंकि उनका भविष्य भी दांव पर लगा है। एक बात। अब दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया या जयवर्धन के बीच में एक बड़ी स्पष्ट बात है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भले ही बीजेपी ने सब कुछ दे दिया है, लेकिन पार्टी में अपनी इंपॉर्टेंस के लिए बहुत कुछ बनाए रखने के लिए उनको करना पड़ेगा। यहाँ अगर हम जयवर्धन की बात करते तो जयवर्धन को अभी ग्वालियर चंबल संभाग एक ऐसा क्षेत्र है जहां पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा 2018 या 2020 के बाईपोल्स में रहा है। अगर आप वोट के आधार पर देखें या सीट्स के आधार पर देखें तो भी बहुत अच्छा रहा है। तो इस चीज के मायने है कि ग्वालियर, ना केवल ग्वालियर चंबल संभाग, जयवर्धन को पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने की एक बड़ी जिम्मेदारी इंटरनली है। भले ही वो किसी पद पर नहीं है, लेकिन ये बात पक्की मान के चलिए आप कि पार्टी के अंदर जब तक नई लीडरशिप जन्म नहीं लेगी, नए लोग कांग्रेस के अंदर नहीं आएंगे, तब तक ये अपने पूरे फैलाव को पूरे प्रदेश में नहीं ला सकते हैं। ये कांग्रेस को आज सोचने का वक्त है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जाने के बाद भले ही वो कह देते हो कि हमारे यहाँ गुटबाजी खत्म है, लेकिन कांग्रेस का अपना एक कल्चर है काम करने का, और उस कल्चर के कारण भी पार्टी जीतती है, नो डाउट, जिम्मेदारी दी जाती है हर क्षेत्र में। तो ग्वालियर चंबल संभाग में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह जयवर्धन को लिया जाता है तो जयवर्धन एक ऐसा फेस साबित होंगे जो कांग्रेस में उनको फुलफिल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी अब्बास साहब, जी बहुत संक्षेप में डॉक्टर सत्यप्रकाश जी। चलिए आप रहने दो, अब्बास जी को बोलिए। जी अब्बास हफीज साहब। देखिए, मैं फिर ये कहूँगा कि आने वाले समय के अंदर बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर ये चुनाव होना है, और ये चुनाव 2023 का बहुत अलग तरफ जाता हुआ भी दिखता है। आशीष जी ने जिस तरह की बातें की, उनकी बातें मैं सम्मान करता हूँ उनकी बातों का, लेकिन आज सबसे बड़ा विषय तो ये भी होना चाहिए चर्चा का कि ये तो है जयवर्धन सिंह जी चलिए चंबल संभाग के अंदर, सिंधिया जी चंबल संभाग में, सिंधिया जी गुना लोकसभा में हैं या ग्वालियर लोकसभा में हैं, केपी यादव जी से उनकी लड़ाई होगी या नरेंद्र सिंह तोमर जी से उनकी लड़ाई होगी या शिजवलकर जी जो है वो उनसे लड़ाई होगी उनकी। मतलब
उनके पास आज कोई अपनी मूल सीट नहीं बची है। भारतीय जनता पार्टी में सर फुटअव्वल की स्थिति है सिंधिया जी को लेकर कि उनकी मूल सीट कौन सी है, उनका क्षेत्र कौन सा है। नरेंद्र सिंह तोमर जी नाराज हो जाते हैं अगर वो ग्वालियर के अंदर ज्यादा सक्रिय होते हैं, दूसरे दिन नरेंद्र सिंह तोमर जी और उनके समर्थक जो है वो सामने दिखते हैं। और ऐसा ही गुना के अंदर भी हमने देखा, केपी यादव जी की नाराजगी भरे स्वर हमने देखे। तो ये सारी चीजें आज बड़ा विषय जो शर्मा जी कह रहे हैं, मैं उसी तरह की बात मैं भी कह रहा हूं कि आज बड़ा विषय उनकी पार्टी के अंदर उनका अस्तित्व है, उनका वर्चस्व है। आज तो दो जगह उनके पूरे क्षेत्र के नेता बन जाएं वो। लेकिन आज तो ये भी हम कह सकते हैं कि जयवर्धन सिंह जी और तोमर जी, जयवर्धन सिंह जी और केपी यादव जी, वो सिंधिया जी अकेले नहीं हैं और वो नई पार्टी के नए नेता हैं। उनके पास उस पार्टी के अंदर बहुत लंबा एक वो नहीं है तजुर्बा जिस पार्टी के वो मतलब अपने आप को लॉयल्टी साबित करे। तो उनके लिए कांटो भरा सफर है और हम उनका स्वागत करते हैं। आशीष जी बोलिए। जी देखिए जब मैं अपने कांग्रेसी मित्र को सुन रहा था तो मुझे वो मोहल्ले के कुछ एक ऐसे प्राणी होते हैं ना जिनको पूरे मोहल्ले में क्या चल रहा होता है ये मालूम होता है परंतु उनके घर का ज्ञान नहीं होता है। तो मेरे कांग्रेसी मित्र कुछ उसी तरह की बातें करते नजर आए। ठीक है, उनको खुशफहमी में रहने देता हूं मैं। अब मेरा विषय ये कि आपने बड़ी एक अच्छी बात की कि देखिए कांग्रेस को चुनना है कि चंबल में कौन, मालवा में कौन और दूसरे क्षेत्रों में कौन। ये बात तो सब ठीक है, कांग्रेस ये नहीं चुन पा रही कि इस देश में कौन। इतने समय से कार्यकारी अध्यक्ष चल रही हैं आदरणीय सोनिया गांधी जी, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। 23 नेता जिन्होंने G23 बना लिया क्लब, वो ये तय करना चाहते हैं कि अब राहुल गांधी नहीं होगा। जो लोग देश का नेतृत्व तय नहीं कर पाएंगे वो क्षेत्रवार अपने नेतृत्व को क्या तराश पाएंगे। तो कांग्रेस में जिस तरीके की मारकाट है और जिस तरीके की कबीलाई संस्कृति है, बहुत ज्यादा इनसे उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो बिल्ली की भांति छीका टूटने का इंतजार करते हैं और जब टूट जाता है तो मलाई चट करके भाग जाते हैं। तो मध्य प्रदेश की जनता है ना छीका टूटने देगी और ना इनके अंतर्द्वंद के अंतर्द्वंद वो पनपने देंगे। ये इंतजार करें वैक्सीन। अरे कमलनाथ वैक्सीनेशन डे वाले दिन वैक्सीन सेंटर से तो दूर रहते हैं और मिर्ची बाबा से यज्ञ कराते हैं। ये कैसी अजब और गजब संस्कृति है। जो लोग पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों के समर्थन में आएंगे, जो लोग उस चूड़ी वाले को समर्थन देंगे जिसने मां बहन और बेटी छेड़ी हो, वो क्या कभी राजनीति में कोई प्रभाव डाल पाएंगे मध्य प्रदेश में? आपका तख्ता पलट कर दिया है 2 बार, चाहे वो अटल जी की सरकार। अरे आप तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ, आने वाले समय के अंदर भी दिखा देंगे बेचने के बहाने मां बेटियां छेड़े उनका समर्थन करेगा। और यही आपकी पूंजी है, तुष्टीकरण की राजनीति आप करो। बहुत धन्यवाद। लेकिन एक कंक्लूडिंग छोटा सा एक हाँ ना में जवाब जरूर चाहूंगा डॉक्टर सत्यप्रकाश से। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, अगर जयवर्धन सिंह जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मुकाबले शब्द का मैं प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन अगर कांग्रेस इस रणनीति को लेकर आगे बढ़ती है तो आपको लगता है ग्वालियर चंबल में उनका चेहरा एक्सेप्टेंस के नजदीक पहुंचेगा? सिर्फ हाँ ना में सर जवाब। बिल्कुल, आप बिल्कुल करेक्ट हैं। जयवर्धन सिंह में वो एबिलिटी है। मैं एक चीज जरा सी बात के खत्म करता हूं। तो 32 साल की उम्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पिता की जो राजनीतिक विरासत है उसको लेकर पार्टी में आते हैं और ये शायद 25 साल की उम्र में ही अपने पिता की विरासत को लेकर राजनीति में आते हैं। तो दोनों का एक लंबा, जयवर्धन के साथ बहुत लंबा टाइम है। अपन एकदम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि बहुत छोटा आकलन है ज्योतिरादित्य के सामने। चलिए, हाँ, ये पक्का है, ही इज इमर्जिंग लीडर। इमर्जिंग लीडर हैं और ग्वालियर चंबल में स्वीकार्य हो सकते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस ऐसा सोच रही है? क्योंकि आशीष जी की इस बात में तो दम है और अब्बास हफीज साहब का धर्म है डिफेंड करना कि नब्ज पर तो हाथ रखा है उन्होंने कांग्रेस के। दुखती है नहीं है ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये बात तो सही है कि सही वक्त पर सही निर्णय करने का ये समय है कांग्रेस के लिए। मुद्दे भी हैं, मुद्दे हमेशा ही होते हैं। आप जब भी लोकतंत्र में लड़ाई के लिए मैदान में उतरते हैं तो मुद्दों की कमी नहीं होती है और जनता चाहती है कि आप उसकी आवाज़ बने। लेकिन कांग्रेस अपने भीतर के उन मसलों को तय नहीं कर पा रही है जिनका नाम है लीडरशिप। वो चाहे पंजाब हो, सिद्धू जी आ जाते हैं, सिद्धू जी के एक सलाहकार आ जाते हैं, छत्तीसगढ़ में भी बात शुरू हो जाती है और खुद राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी क्या कब 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 हम सुन रहे थे अप्रैल में महाधिवेशन होगा, फिर उसके बाद ये बात टल गई। जो भी है जल्दी करिए, तैयार है लड़ाई का मैदान। आप अब 2023 और 24 के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है,
शुभकामनाएं कांग्रेस को भी, शुभकामनाएं बीजेपी को भी। बहुत धन्यवाद आप तीनों को। डॉक्टर सत्य प्रकाश आपका भी शुक्रिया। नमस्कार।